नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों की मुफ्त मोटा अनाज मिलता रहेगा। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले पीएम ने इसकी घोषणा की है। गौरतलब है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही कि केंद्र के इस फैसले से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर लाभ मिलेगा। कोरोना के दौरान सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन की वजह से हजारों लाखों फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 लाख करोड़ इस योजना पर खर्च आता है। सारा खर्च केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। राज्य सरकार का काम केवल वितरण है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम माना जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका नाम सरकार की तरफ से रखा गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सियासत के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ चुनाव से कुछ हफ्ते पहले जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामले के दर्ज होने के बाद कांग्रेस और अजहरुद्दीन की चिंताएं बढ़ गई है। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अजहरुद्दीन पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने के दौरान धन के दुरुपयोग का आरोप है। राजकोंडा पुलिस ने अजहरुद्दीन सहित एचसीए के पदाधिकारियों और पिछले सदस्यों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए हैं। अब अजहरुद्दीन ने अपने खिलाफ दर्ज सभी 4 मामले में जमानत के लिए मलकाजिरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण के तहत 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसके बाद 70 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। इस बार यहां किसानों से जुड़ी योजनाओं की वजह से कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया जा रहा, तो बीजेपी भी सत्ता में वापसी का दावा कर रही। किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी ने भी कई घोषणाएं की है। राजनीतिक विश्लेषक से मानते हैं कि इस बार यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने यहाँ सीएम फेज का ऐलान भी नहीं किया है। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता के बीच जाकर वोट मांग रही। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ कई जनसभाएं कर चुके हैं। दोनों ही पार्टियां ने जनता से कई वादे किए हैं। आइए देखते हैं क्या कांग्रेस का गारंटी कार्ड और क्या पीएम मोदी की गारंटी कार्ड है। कांग्रेस ने धान की खरीदी के लिए 21 क्विंटल एकड़ का वादा किया है। धान का मूल्य कांग्रेस ने 3,200 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया है। कांग्रेस ने 17.50 लाख परिवारों को आवास देने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी दी है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्य कर्मचारियों को सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकाय, यूजीसी कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा पेंशनरों को मूल्य वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र एक बार फिर से नेपाल में था। भूकंप 5.6 की तीव्रता वाला था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में सोमवार की शाम 8 बजे रिक्टर पैमाने पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले शुक्रवार की रात पूरे उत्तर भारत से लेकर दिल्ली एनसीआर तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इस तरह पिछले 4 दिनों में दिल्ली एनसीआर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र नेपाल में 28.84 डिग्री आशंचा और 82.19 डिग्री देशांतर पर 10 किमी की गहराई पर था। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने रविवार को वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी जड़कर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जिसे खुश होकर मुजफ्फरनगर में उनके फैन ने लोगों को मुफ्त चिकन बिरयानी खिलाई है। देखते ही देखते उनकी दुकान के आगे बिरयानी लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। एक तरफ विराट कोहली का जन्मदिन और दूसरी तरफ उनकी सेंचुरी ने उनके फैन की खुशी दोगुनी कर दी है, जिसके बाद उन्होंने अपनी दुकान में फ्री बिरयानी बांटने का ऐलान किया है। दरअसल मुजफ्फरनगर में फेमस मुजफ्फरनगर चिकन बिरयानी की दुकान के मालिक मोहम्मद दानिश रिजवान विराट कोहली के बड़े फैन हैं। विश्व कप में उन्होंने एक नया ऑफर दिया है। मैच में विराट कोहली जितने रन बनाते हैं उतना डिस्काउंट दानिश भी अपने ग्राहकों को देते हैं। साउथ अफ्रीका से हुए मैच में विराट कोहली ने 101 रन बनाए थे। बस इसी तरह विराट कोहली की कामयाबी से दानिश रिजवान भी खुशी से झूम उठे हैं और सभी ग्राहकों को मुफ्त बिरयानी का ऐलान कर दिया है।
पूर्वांचल के बाहुबली माफिया रहे अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को खोजकर कुर्क करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के निर्देश पर अतीक अहमद की 12.82 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया है। डीसीपी दीपक भूकर ने माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों में शामिल 12.82 करोड़ का भूखंड की जानकारी दी है। करीब 20 बीघा को बेशकीमती जमीन एक गरीब राजमिस्त्री हुलवाल के नाम दर्ज कराई गई थी। इसमें कुल 16 किसानों की करीब 5.510 हेक्टेयर भूमि शामिल है। यहाँ भूखंड प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंगत गौसपुर कठुआला में स्थित है। अतीक अहमद की इस बेनामी संपत्ति को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है, जिसका आदेश पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जोधपुर की सरदापुर सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद गहलोत ने कहा कि जनता एक बार फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। गहलोत ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल के बाद भी उनकी सरकार के खिलाफ किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर जिले की सरदापुर सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस सीट से 1999 से अशोक गहलोत लगातार जीतते आए हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 63% वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रेव पार्टी और सांपों को जहर का प्रयोग करने के मामले में बिग बॉस OTT2 विजेता एलविस यादव को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। दरअसल करनाल में सीएम मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां उनसे मीडिया ने पराली लोकसभा चुनाव और बीजेपी जेजेपी गठबंधन समेत एलविस के बारे में भी सवाल पूछा गया है, जिस पर सीएम का जवाब आया कि ये मामला नया है, पुलिस पूरे मामले की जाँच करेगी। मैं इस बारे में प्लस या माइनस में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अगर यूट्यूबर एलविस यादव दोषी पाए जाते तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अगर उसने गलती की है तो उसे दंडित किया जाएगा। बता दें कि यह पूरा मामला 2 नवंबर से शुरू होता है, जब नोएडा के एक होटल में प्रतिबंधित सांप व उसके जहर की तस्करी की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मौके पर छापा मारा है और 5 व्यक्तियों के पास 9 सांप का जहर बरामद किए हैं। इस मामले में वन विभाग ने मौके से पकड़े गए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने यूट्यूबर एलविस यादव के नाम की अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आती जा रही, राम मंदिर के स्वरूप के बारे में जानकारी सामने आ रही। मंदिर के बारे में अब तक जो जानकारी मिली है उससे उसकी भयावहता का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। मंदिर के परंपरागत नागर शैली में निर्मित किया जा रहा। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 380 फीट है, जबकि चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर को 3 मंजिला बनाया रहा है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। भूतल गर्भगृह यानी ग्राउंड फ्लोर का गर्भगृह में श्री राम के बाल रूप को विराजित किया जाएगा, जबकि प्रथम तल के गर्भगृह में श्री राम दरवाजा विराजित किया जाएगा। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे होंगे। खंबे और दीवारों में देवी देवताओं और देवागंत की मूर्तियां लगी रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच महादेव वेटिंग ऐप का मामला जमकर उछल रहा है। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम भूपेश बघेल को लेकर बड़ा दाव किया है। ईडी ने कहा कि महादेव वेटिंग ऐप के प्रमोटर ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी के इन आरोपों पर अब सीएम बघेल की प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ईडी के आरोपों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 17 नवम्बर तक सब लोग इसका सजा ले, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। बघेल ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ रही, वो ईडी और आईटी के जरिए से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी हर हमला करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि 17 नवंबर तक ऐसी ही कहानी आती रहेगी, कभी कोई नाम आएगा, कभी कुछ आएगा। बीजेपी को पता है कि वो हार रही है। इनको अपने आकाओं के लिए छत्तीसगढ़ की खदानें चाहिए। मैं हर बार कह रहा हूँ कि बीजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ रही, वे ईडी और आईटी के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।